राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और बदलते मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी में ट्रैफिक जाम से राहत और तेज आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग ने महात्मा गांधी रिंग रोड पर करीब 55 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को आगे बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह के आवास के बाहर हुई गोलीबारी में एक सीआईएसएफ जवान घायल हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने स्पष्ट किया कि असम सरकार अब अवैध प्रवासियों के मामले में नई रणनीति अपना रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि वह न तो स्वयं और न ही किसी वकील के माध्यम से अदालत में पेश होंगे। पश्चिम बंगाल की नोआपाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। नोआपाड़ा सीट पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल 2026 को मतदान होना है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलनरत संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों के नाम एक विशेष पत्र लिखकर उन्हें जीवन की बड़ी सीख दी है। दिल्ली में बढ़ रही गर्मी और लू चलने का असर बिजली की खपत पर भी पड़ रहा है। वीरवार को पहली बार अप्रैल में बिजली की मांग 6500 मेगावाट के पार पहुंची थी। भाजपा के निगम पार्षद सुमन त्यागी और उनके पति सुपर निगम पार्षद आनंद त्यागी के खिलाफ रामगढ़ कॉलोनी के निवासी व मतदाता जबरन कूड़ाघर बनाए जाने के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। निवासियों का कहना है कि यदि क्षेत्र में कूड़ाघर बनाया गया तो इससे पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्थानीय जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय निवासियों एवं वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े कूड़ाघर के निर्माण को तुरंत रोकने की मांग की है। कई निवासियों ने निगम पार्षद सुमन त्यागी और उनके सुपर निगम पार्षद पति आनंद त्यागी पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब चुनाव लड़ने आते हैं तो पांव में हाथ लगा कर वोट मांगते हैं और अब चुनाव जीतने के बाद आंखों पर पट्टी बांधकर घी पीने लगते हैं। पूरे क्षेत्र की समस्या नजर नहीं आती, उन्हें सिर्फ वह काम नजर आता है जिसमें मोटी कमाई हो। उन्हें जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। यह आरोप आम जनता निगम पार्षद सुमन त्यागी एवं उनके सुपर निगम पार्षद पति आनंद त्यागी पर खुलेआम लगा रही है। कई लोगों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर यह भी आरोप लगाया कि पहली बार जब निगम पार्षद का चुनाव लड़ा गया उस वक्त उनकी संपत्ति कितनी थी और आज कितनी हो गई है। इसकी अगर ईडी से जांच कराई जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। निगम पार्षद सुमन त्यागी एवं सुपर निगम पार्षद आनंद त्यागी के खिलाफ भाजपा के ही समर्थक खुलकर उतर रहे हैं, जो पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है। मैं देवेंद्र सिंह संधू, RW प्रेसिडेंट, रामगढ़ कॉलोनी नियर बसीदारापुर। आपके माध्यम से अपने इलाके के लोगों को, अपने निगम पार्षद को, अपने विधायक को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक निगम पार्षद और DC की मिली भगत से एक कूड़ेदान का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा कूड़ेदान है, दिल्ली का सेकंड लार्जेस्ट कूड़ेदान है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने पहले भी विरोध किया था। 2014 में इन्होंने कोशिश की थी बनाने की कूड़ेदान को, हमारे निगम पार्षद ने। एक हमारा कूड़ेदान हमारे यहाँ मोहल्ले में एक तरम पट्टी है, वहाँ एक कूड़ेदान है। ये उस कूड़ेदान को यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सबको लेटरें लिखी, दिन रात हम लगे हुए हैं 2 महीने से इस कूड़ेदान को रुकवाने के। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं एडवोकेट नवीन मल्होत्रा। यहाँ पर एक कूड़ेदान बनाने की प्रशासन द्वारा व्यवस्था है।
जिसका पुरजोर विरोध यहाँ पर RWA जो रामगढ़ की हमारी है वेलफेयर एसोसिएशन है, और हर जो माता बहन है यहाँ पर, हमारे युवा शक्ति है, हमारे जो बच्चे हैं उससे त्रस्त होने वाले। हमारी जो कॉलोनी का नाम जो है वो रामगढ़ कॉलोनी है। रामगढ़ यानी रामगढ़, इसको जे कॉलोनी बनाने का प्रयास हो रहा है। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर बूढ़े, बच्चे, जवान, पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज के हर कोई रहता है। तो यहाँ पर कूड़ा घर क्यों? मैं वही बार बार मुद्दे पे आ रही हूँ कि यहाँ कूड़ा घर क्यों? क्या जिद है, क्या कारण है कि यहाँ कूड़ा घर क्यों? यहाँ पर जो ये सब हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये कूड़ा घर जो बनाया जा रहा है बीमारियाँ फैलाने के लिए, निगम पार्षद जी से ये अनुरोध है, ये हमें तोहफा किस लिए दिया जा रहा है? ये सभी के भविष्य के लिए है, बच्चे बूढ़ों के लिए। बीमारियां फैलेंगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम सब यहाँ पे यही चाहते हैं कि कूड़ा घर यहाँ ना बने। हम टैक्स देते हैं और हमें अपना अधिकार मालूम है, तो हम स्वच्छ हवा के अधिकारी हैं और हम नहीं चाहते यहाँ कूड़ा घर बने। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सुमन त्यागी जी से कि कृपया यहाँ पे कूड़ादान, खत्ता ये सब ना बनने दें। हम लोग पार्क की वेट कर रहे थे और आपने ये क्या बनवा दिया। प्लीज़, जैसे हमने आपको सपोर्ट किया है, अब ये हटवाने के लिए आप हमारी सपोर्ट बन जाइए। मैं राजकुमार शर्मा, रामगढ़ कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव, आपके माध्यम से प्रशासन को व हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्रीमती सुमन त्यागी जी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये दोषपूर्ण कार्य है, बहुत गलत कार्य करने जा रहे हैं। रामगढ़ कॉलोनी बसई दारापुर गांव की ज़मीन पर बसी हुई है, जो कि एक अनाधिकृत कॉलोनी थी। सन 1959 में इस कॉलोनी को दिल्ली नगर निगम में अपने स्टैंडिंग कमेटी से अथराइज़ किया था, लेकिन यहाँ पर जितने भी निगम पार्षद आए उन्होंने इस कॉलोनी को ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया। लेकिन आप दूसरी दफा निगम पार्षद बन रही हैं, आप एक ऐसा कार्य करने जा रही हैं जो कि दोषपूर्ण कार्य है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस कार्य को ना करें व इस कूड़े घर को बंद करवाया जाए। आपने सुना कूड़ा घर परियोजना का विरोध कर रही जनता व RWA एसोसिएशन के विचार। अब सुने इस मुद्दे पर राष्ट्र सर्वप्रथम टीम के सामने रखा गया जनप्रतिनिधि स्थानीय निगम पार्षद सुमन त्यागी का पक्ष। देखिए, जो ये पुराना कूड़ेदान है ये तमर मोहल्ले में है और ये 15 से 20 फुट का रास्ता है। छोटा है, 100-125 गज की खाली जगह है। यहाँ काफ़ी कूड़ा आता है और ये बरसात के समय में कूड़ा सड़क पे फैल जाता है। 2 स्कूल हमारे यहाँ, एक MCD का है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे करीब 600-700 बच्चा इस रास्ते से निकल के स्कूल जाता है। कूड़ा ज़्यादा होने की वजह से बच्चे स्लिप होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। फिर क्या है, रात को जब गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है तो यहाँ पे जगह, रास्ता छोटा होने की वजह से वो आए दिन कहीं ना कहीं किसी की गाड़ी में, किसी के घर में कहीं ये एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस वक्त हमारे पास ये उपयुक्त जगह यहाँ गुदड़ मोहल्ले वाली है। 55 साल पहले यहाँ ढलाव बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आज तक खड़ा हुआ है, क्योंकि ये ड्रेन जब कवर हुई है तो यहाँ पे नाले की सिल्ट वगैरह निकाली तो ये कूड़ा अंदर डलने लगा। फिर यहाँ पे बंद हो गया, कूड़ा अंदर डलता रहा। अब ये था कि ये हमारे गांव से बाहर का एरिया है, कूड़ेदान आएगा, यहाँ ट्रक आएगा, बाहर से बाहर कूड़ा ले जाएगा और बाहर से बाहर वो लेके चला जाएगा। ये बस्ती से दूर है। इसके बराबर में पार्किंग है और कूड़ेदान के बिल्कुल बराबर में 58,000 गज जगह खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। लोग, जो विपक्षी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि जी पंजाबी बाग शमशान घाट के पास आप इस ढलाव को बना दिए। आप देखिए, जो हमारा सफाई कर्मचारी है, हमारा स्वच्छता सैनिक है, वो कैसे व्हील बेरो से यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो है कूड़ा लेके जाएगा? वो तो रास्ते में कहीं ना कहीं डाल देगा। हमारा स्वच्छ दिल्ली है, स्वस्थ दिल्ली है, हमें स्वस्थ दिल्ली बनानी है, स्वच्छ दिल्ली बनानी है, तो उसके लिए हमें कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। लेकिन विपक्षी लोगों को एक मौका मिला हुआ है फालतू में बोलने का। इसमें वो लोग हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जो लोगों को पैसा इकट्ठा करते हैं। ये वो लोग हैं कि कुछ ना कुछ तो वो आरोप लगाएंगे ना।
इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे प्रदर्शन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये है भाई, हम लोग एक हमारा एरिया साफ़ सुथरा हो जाए, स्वस्थ हो रहे, सुंदर रहे, इसलिए हम ये ढलाव अपना बाहर बना रहे हैं। हमारा ये ढलाव 80-90% कंप्लीट हो गया है। 2 दिन बाद डैम्स को हैंड ओवर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट मशीन इसमें लग जाएगी और कूड़ा डलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा अपनी बसईदारापुर, रामगढ़ और रतन पार्क जनता से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें। आपने सुना किस तरह पार्षद सुमन त्यागी ने बच्चों के स्वास्थ्य और व्यवस्था प्रबंधन के कारण का हवाला देते हुए कूड़ा घर स्थानांतरण के अपने फैसले का बचाव किया और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने मामले के तकनीकी पहलू को जानने के लिए पूर्व पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद त्यागी से भी बात की और उनका पक्ष भी जानने का प्रयास किया। ये बसईदारापुर में जो रामगढ़ पुल के ऊपर कॉरपोरेशन के द्वारा कूड़ादान बनवाया जा रहा है, यह आजकल बड़ा चर्चा में है और सभी लोग अपना अपना वक्तव्य अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार देते रहते हैं। मैं इसकी सच्चाई से आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। यह कूड़ादान तंवर पट्टी में गांव की आबादी के बीच में है, जहाँ पर सड़क की चौड़ाई 15 से 20 फुट है और कूड़ादान भी छोटे साइज़ का है। यहाँ पर बसईदारापुर, रामगढ़, रतन पार्क का कूड़ा प्रतिदिन आता है। गांव वालों का बड़ा दबाव था कि यह कूड़ा छोटी सड़क पर है और बरसातों के दिनों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर 2 स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल। छोटे छोटे बच्चे इस कूड़ेदान के ऊपर से गुजर के जाते हैं और बरसात में जब जगह स्लिपरी हो जाती है। सुमन त्यागी जी अब से पहले निगम पार्षद थी, उस समय राजागढ़ वार्ड था 2012 से लेके 17 तक। तब भी हमने इस कूड़ेदान को गांव वालों के, कॉलोनी वालों के कहने पर उठवाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो कांग्रेस के पूर्व काउंसलर थे उन्होंने हमारे इस बात का विरोध किया और उन्होंने कॉरपोरेशन के अफसरों को कहा कि इस जगह पर स्टे है, ये एमसीडी की लैंड नहीं है। हमने एमसीडी के अफसरों को सारे कागज़ मुहैया करा दिए कि यह लैंड एमसीडी की लैंड है, क्योंकि जब रमेश नगर ड्रेन बनी थी सन 1953 में, रमेश नगर ड्रेन बनाने के लिए, क्योंकि गांव देश नया नया आज़ाद हुआ था, नाले नालियाँ प्रॉपर थे नहीं, पानी की बड़ी जमावट रहती थी। 1953 में रमेश नगर ड्रेन को बनाने के लिए, जो कि पूसा से आती है, कीर्ति नगर अंदर को होते हुए रामगढ़ रतन पार्क को टच करते हुए यह नजफगढ़ ड्रेन में मिल जाती है। तो 1953 में ना तो एमसीडी थी, ना उस समय डीडीए थी। सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा यह जगह उस समय एक्वायर की गई, जिसका अवार्ड नंबर था 913 और ये कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दी गई। कॉरपोरेशन ने ये नाला बनाया। उस समय इसकी मेजरमेंट थी 18 गट्ठे। 18 गट्ठे ये उस समय का तितंबा है। 18 गट्ठे का मतलब एक गट्ठे के अंदर 8.25 फुट, 150 फुट टोटल हो गया। 50 फुट चौड़ा नाला और 50 फुट की दोनों तरफ की पटरी, यह बनके तैयार हो गई। तो पानी का काम चलता रहा। उस समय गांव के अंदर शौचालय भी नहीं थे और ना ही डस्टबिन थे, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने कुछ यहाँ एंक्रोचमेंट स्टार्ट कर दी, तो यह खत्ता यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। क्योंकि यह जो जगह है त्यागी सामलात लैंड थी, 97-98 में इस लैंड का अवार्ड हो गया। त्यागियों के 40-50 साल पुराने कब्जे थे। 97-98 में अवार्ड के बाद सन 2002 में 2003 में पूरी जगह को डेमोलिश कर दिया गया। लेकिन लोग लिटिगेशन में चले गए, कई तरह के हाई कोर्ट में केस चल रहे थे, इसलिए हमारा डस्टबिन वहाँ पर सन 2012-13 के करीब हम इसको नहीं बना पाए, क्योंकि सुमन त्यागी जी 12 से 17 तक थी। उसके बाद जितने भी हाई कोर्ट में केस थे, 5-6 केस थे, सभी ये ख़त्म हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए। तो ये हो गए, कोई इस पर स्टे नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। यह जगह प्योरली 100% सरकारी जगह हो गई और डीडीए ने इसका पोजेसन ले लिया। लेकिन डीडीए ने अपनी उसी जगह का पोजेसन लिया जहाँ पर त्यागी लोगों के कब्जे थे,
यह नाले की जगह एमसीडी की जगह थी, यह अलग जगह थी, लेकिन खसरा नंबर सेम था। तो हमने फिर ये सोचा कि किसी तरह इस बार जब सुमन जी दोबारा 22 में काउंसलर बनी है, तो हमने सोचा क्यों ना इस डस्टबिन की समस्या का समाधान कर दिया जाए, रतन पार्क वालों को, बसई दारापुर वालों को सुविधा मिल जाए। हमने प्रयास किया, कॉरपोरेशन के अफसरों से बात की, अपनी लीडरशिप से बात करी, पैसे का भी वो कराया। तो इसकी वजह से यह खत्ता बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट ये पहले भी हुआ था, लेकिन लिटिगेशन होने की वजह से रुक गया था। तो हमने दोबारा एक खत्ता बनवाना शुरू किया और हमने सरकारी अफसरान को सारे कागज़ मुहैया कराए कि यह जगह आपकी है, सरकारी जगह नहीं है, ना इस पर कोई लिटिगेशन है, ना किसी का कब्जा है। उन्होंने इसका अवार्ड करके वर्क ऑर्डर करके टेंडर लगाया, वर्क ऑर्डर किया और यह कार्य आरंभ कर दिया। आज यह 90% कार्य पूरा हो चुका है। 2-4 दिन में प्रोजेक्ट वाले इस जगह को डैम्स को हैंड ओवर कर देंगे। डैम्स वाले यहाँ अपनी ऑटोमेटिक मशीनें लगाएंगे और ये डस्टबिन चालू हो जाएगा। क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही डस्टबिन ये बनना शुरू हुआ, दिल्ली में कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जिसके चारों तरफ 400-500 मीटर तक कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन ना हो। यह मेन रोड से 70-80 फीट अंदर है और जो पुराना डस्टबिन था जिसका मैंने जिक्र किया आपसे पहले 70 का बना हुआ, उसको हम रीओपन करा रहे हैं। नया डस्टबिन नहीं बनवा रहे हैं, वह रीओपन डस्टबिन हो रहा है। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। 2-4 जो नियर बाई लोग थे जिनका मकान वहाँ से 170-80-200 फुट की दूरी पे है, उन्होंने विरोध शुरू करा। तो चूँकि सुमन त्यागी जी भाजपा की निगम पार्षद हैं, दूसरी बार की जीती हुई हैं, अगले साल फिर चुनाव है, तो कांग्रेस वाले और आप वाले आपस में मिल गए और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। महज इसलिए कि भाई चुनाव आ रहा है, कुछ ना कुछ तो किया जाए। 4 साल तक तो हम कुछ कर नहीं पाए, सुमन त्यागी में कोई कमी नहीं निकाल पाए, तो अब समय बहुत करीब रह गया है। यदि अब भी नहीं निकाला और कोई विरोध नहीं किया तो कहीं हैट्रिक ना लग जा। उसमें हमारे बीजेपी के भी 1-2 कार्यकर्ता उसमें शरीक हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुमन त्यागी को किस तरह धकेला जाए। उन्होंने ग्रुपिज्म बनाया और अपनी व्यू रचना बनानी शुरू कर दी। अगर हमारे शब्दों में, हमारी बात में जरा सा भी अंतर हो, हमारी सोच में, विचार में जरा सा भी अंतर हो, तो हम स्वयं राजनीति को छोड़ देंगे। क्योंकि हम ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, बीजेपी की विचारधारा के अनुसार हम राजनीतिक जीवन में आए हैं, समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे पास सारे कागज़ हैं, ये सारे वो पेपर हैं जो मैंने दिखाए हैं। ये पहले कूड़ादान ये है, ये इतना कूड़ा पड़ा रहता था, 20 फुट की सड़क है। ये वो है 913 अवार्ड जो 1953 में CPWD ने ज़मीन के लिए किया। ये सारे वो लेटर हैं जिनमें त्यागियों ने यहाँ पे स्टे लिए हुए थे, इसलिए खत्ता रुक गया था। ये सारे वैकेट हो गए हैं। एट प्रेजेंट यह सरकारी जगह DDA के कब्जे में है और DDA बहुत जल्दी पार्क भी डेवलप करने जा रही है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के भाग्य को बदलने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत समृद्ध था तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा उसके मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने बंगाल में इस बार कमल खिलने और भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव
बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस त्रिशक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। साथियों, यही बंगाल, यही प्रेसिडेंसी रीजन है जिसने जनसंघ को राजनीतिक आधार दिया था। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि और शरणार्थियों की समस्याओं का पूरा समाधान। और बंगाल में बनने जा रही बीजेपी सरकार डॉक्टर मुखर्जी के उनके इस संकल्प को पूरा करके दिखाएगी। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी ताजा जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार के प्रयासों से एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। वहीं घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर ड्राई आउट की कोई रिपोर्ट नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही 93% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए की जा रही है, जिससे डायवर्जन रोकने में मदद मिल रही है। वहीं अधिकारियों ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, परंतु भारत सरकार की यह कोशिश रही है
कि घरेलू एलपीजी पीएनजी उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह 100% प्रोटेक्ट करते हुए सप्लाई इंश्योर की जाए और ये किया गया है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन भी 70% तक इंक्रीज किया जा चुका है। अभी भी कई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर पैनिक बाइंग दिख रही है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है और इसके चलते किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। 93% सप्लाई डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है और इसका महत्व यह है कि डाइवर्जन को रोका जा सके। इसके अलावा कल रविवार होने के बावजूद भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एलपीजी के सिलेंडर्स की डिलीवरी की है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,65,600 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। मार्च के महीने में यह अमाउंट 1,29,500 टन के करीब थी। इसी तरह ऑटो एलपीजी अप्रैल के महीने में अभी में 386 टन पर डे के हिसाब से सेल हो रही है, जबकि यही अमाउंट जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे थी। तो आप देखते हैं कि ऑटो एलपीजी की सेल भी पीएसयू ओएमसीज के द्वारा लगभग दुगनी की जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में भी 1 अप्रैल से अभी तक 19.5 लाख से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। 9,080 से अधिक अवेयरनेस कैंप हुए हैं और इन कैंपों में लगभग 1,46,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल भी 110 कैंप हुए हैं और इन कैंप्स में 3,430 सिलेंडर की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार की ये कोशिश है कि पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए। इसके चलते मार्च महीने से अब तक लगभग 5,52,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2,63,000 नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 6,21,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। अभी तक लगभग 42,600 से अधिक पीएनजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। पेट्रोल पंप पर भी कोई सप्लाईज सभी नॉर्मल है, लेकिन कुछ जगह पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से इंटरमिटेंटली कुछ प्रॉब्लम जो आ रही है उसको तुरंत सॉर्ट आउट भी किया जा रहा है। मैं दोबारा से ये सभी से प्रार्थना करूंगी कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी नॉर्मल है। कृपया पैनिक बाइंग से और अफवाहों से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही क्रय करें। दुर्ग जिले के ग्राम भरन में तहसील स्तरीय विशाल कर्मा महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने माता कर्मा को नमन करते हुए राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज सबसे बड़ा समाज है और इसका इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। मुख्यमंत्री ने समाज की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए पाटन स्थित साहू समाज भवन में शेड निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही ग्राम भरर पंचायत में शौचालय शेड और सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस कर्मा महोत्सव में आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कर्मा महोत्सव मना रहे हैं, तो भक्त माता कर्मा को भी सत सत नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।